गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन को लेके आए हैं। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें कौन से एक्सपेक्ट हैं जो हमको कवर करने की ज़रूरत है। ये सब जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे लिए इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट का भी अनाउंसमेंट हो गया है, उसके आंकड़े भी आपको समझने होंगे। फिर राजस्थान स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा और उसके बाद राजस्थान का बजट आ जाएगा, तो काफ़ी बल्क सारा डाटा हो जाएगा एक साथ में। तो मेरी ये आपसे ऑनर रिक्वेस्ट है कि आपको जितनी जल्दी हो सके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जितनी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको इसमें कलेक्ट किया है। इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पीपीटी को लेकर के बाद में अगर रेफरेंस के तौर पे अगर रिवाइज भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं कोशिश करूंगा जो हमारी इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स हैं उसको भी साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको हॉलिस्टिक तरीके से एक बार कवर कर लें, ताकि आपका जब भी प्री या मेंस या कोई भी एग्जाम्स होता है तो उस वक्त आपको दोबारा कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी हिसाब से आप वन एंड लास्ट गो के हिसाब से इसको पढ़ें और इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, हर साल इसको पेश किया जाता है और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका बजट के डॉक्यूमेंट पेश होते हैं उससे एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। दूसरा, आपको ये दो चीज़ दिखाता है। नंबर एक, ये आपको आपकी अर्थव्यवस्था के पिछले साल का एक वर्ष का विवरण देता है, जिसके अंदर ये जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। और इसके अलावा यही इकोनॉमिक सर्वे आपको हमारे देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था और उसके प्रोस्पेक्ट को भी समझाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस आपका लास्ट ईयर और आने वाले एक वर्ष के लिए या उससे लंबे समय के लिए क्या इसकी प्लानिंग है और क्या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इन चीज़ों को मायने में रख के किया जाता है। जनरली मैं आपको बताऊं, मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे को गो थ्रू किया है इसमें 500 पेजेस हैं और मैं आपको एक समरी के तौर पे इसको लेके आ रहा हूँ और इन 500 पेजेस के अंदर 12 चैप्टर्स के अंदर इसको कंप्लीट तौर पे दिखाया गया है। तो आप इसको फॉलो करें और रिगरसली इसको फॉलो करें तो आपके लिए सफिशिएंट है ना। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को कौन लेके आया। तो आपको मैंने बता चुका हूँ, ये वित्त मंत्रालय लेके आता है और वित्त मंत्रालय के अंदर भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिस होता है, तो वो अभी वर्तमान में वी अनंत नागेश्वरन साहब हैं। तो इनके निर्देशन में इस कार्य को कंप्लीट किया गया है। और इसके अलावा आप इसके अंदर इसमें कितने डिवाइड किए मैंने आपको बताया कि इस बार इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो हम यहाँ से इसको चैप्टर 1 से यहाँ से कंसिडर करेंगे, ये लास्ट में जाकर चैप्टर 12 है। तो एक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, देखिए किसी चीज़ को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या है। देखो 500 पेजेस की समरी को यदि आप 40 पेज या 50 पेज में समझ रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए सबसे पहले चैप्टर में ये बोल रहा है कि हमारी इकॉनमी का क्या स्टेटस है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल का विवरण होता है, तो ये 2022 और 23 यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। तो ये अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 इस पूरे एक वर्ष के आंकड़े पेश करता है। उसके बाद इसमें यह भी दिखाया है कि इसकी रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये रिकवरी क्यों मेंशन करा, देखिए हर चैप्टर को इन्होंने एक टैगलाइन दी है। जैसे पहला स्टेट ऑफ इकोनॉमी की इनकी टैगलाइन है रिकवरी कंप्लीट। यहाँ इस रिकवरी से मतलब ये है कि आपको पता है कि 3 बड़े बड़े शॉक्स आए थे जो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। एक कोविड पैंडेमिक को लेकर था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को कम कर दिया। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसने महंगाई इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। महंगाई के कारण क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने अपने वहाँ पे रेट्स को हाइक किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर एप्रिसिएशन हुआ और हमारे रुपी या अदर करेंसी है उनकी डीवैल्यूएशन हुई, जिस कारण से करंट अकाउंट डेफिनेशन और इन्फ्लेशन की समस्याएं आई। तो ये दिखाता है कि रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आगे मतलब आने वाला समय अच्छा है। सेकंड चैप्टर है वो ये बोलता है कि इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है। मध्यम अवधि के लिए हम हमारे विकास की दर को क्या देखते हैं, और इनका ये कहना है, देखिए पहले मैं बोल रहा है रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि एक उम्मीद है सरकार को। सरकार ये उम्मीद देखती है कि आगे आने वाला समय और अच्छा है। थर्ड चैप्टर बोलता है फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, या फिर हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि सरकार का जो फंड का अलोकेशन है, उसका जो रिसिप्ट है, उन चीज़ों को वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, इसके बारे में उनका एक विवरण है। चौथा चैप्टर बोलता है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। देखिए
मॉनेटरी मैनेजमेंट का काम आपको पता है जनरली आरबीआई करता है, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा एमपीसी के द्वारा करवाता है, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के द्वारा बीच में और कौन कौन है उसके बारे में बताया गया, और उनका ये भी सरकार मानती है कि ये आने वाला वित्त वर्ष एक काफ़ी अच्छा होगा, यहाँ पे भी ये माना है। चैप्टर नंबर 5 बोलता है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, एक सक्सेसफुल टाइट रोप। देखिए ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महंगाई किस तरह बढ़ी है और चीज़ों के भाव किस तरह महंगे हुए हैं, जिस कारण से हमारी इकोनॉमी को काफ़ी समस्याएं हुई। तो सरकार यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे सरकार नाप तोल के लिखती है, क्योंकि ये एक चैलेंजेबल हो सकता है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट के पटल पर पेश किया जाता है और स्वयं वित्त मंत्री के द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि टाइट रोप वॉकिंग, कहने का मतलब है कि एक छोटी सी पतली रस्सी पे सरकार चल रही है। मतलब इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने में सक्षम भी हुए हैं और नहीं भी हुए हैं, वो दोनों ही मत को ये मान रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको बैलेंस करने की। तो सरकार यहाँ पे पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर छठा चैप्टर ये बोलता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। तो सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसमें वो सोशल डेवलपमेंट है, रोड्स है, रेलवे है, और इसके बाद जो हेल्थ का है, पब्लिक का है, ये सारे इवेंट आपकी जो सोसाइटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनको कवर करता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी इन्होंने ये माना है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ाए, तो यहाँ पे वो इसमें ये कवर कर रहा है। चैप्टर नंबर 7 है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है गवर्नमेंट ने काफ़ी कमिटमेंट्स किए हैं कार्बन क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कार्बन के एमिशन को कम करने के लेकर के, उन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट बता रही है कि इसको लेके हम किस प्रकार भविष्य के लिए तैयार हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा एग्रीकल्चर को और फूड मैनेजमेंट को लेकर के डिवोट किया गया है, और इसके अंदर गवर्नमेंट कहना है कि जहां हमारा ध्यान पहले फूड सिक्योरिटी पे था, मतलब जो गरीब हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ से लेकर के आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो एक हर आम आदमी को जिसके पास खाना नहीं है उसके ऊपर खाना पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी सरकार की वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को पूरा करता है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से मतलब क्या है, आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे हमारी आईसीडीएस की स्कीम्स है, जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 8 के अंदर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट को सरकार ये कहती है कि इस माध्यम से हम ना केवल लोगों को खाना देने बल्कि उनकी न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है उन्होंने इसको इंडस्ट्री को डिवोट किया है, और ये माना है कि इंडस्ट्री एक रिकवरी की फेज़ में है और ये ग्रोथ करेगी आगे। और चैप्टर नंबर 10 है वो सर्विस सेक्टर को है, जो ये मानता है कि सर्विस सेक्टर हमारे इंडिया के लिए जो हमारा आने वाला भविष्य है 10-12 सालों का, उसके अंदर हम ये मानते हैं कि सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फिर 11th और 12th, 11th बोलता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जाने की, जो हमने 3 समस्याएं देखी, रशिया का कन्फ्लिक्ट देखा यूक्रेन के साथ, यूरोप के अंदर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी, और उसके बाद यूएसए के अंदर जिस तरह से फेडरल रिजर्व ने बैंक को हाई किया, ये कुछ एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं जिसने हमें परेशान भी किया है। तो सरकार कहती है कि हम इसको लेकर के वॉचफुल हैं और हम होपफुल हैं कि ये समस्याएं धीरे धीरे फेस डाउन हो रही है। चैप्टर नंबर 12 ये बोलता है कि फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप देखिए सरकार की कोशिश है, जैसे जैम ट्रिनिटी वाली स्कीम थी, जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ने की, तो वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। जैसे यूपीआई का कंसेप्ट लेके आए, जैसे हमारा कोविन का पोर्टल था, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की कोशिश है। तो ओवरऑल तरीके से आप ये देखिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे, देखिए एग्रीकल्चर का सेक्टर, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस, ये 3 तो हमारे बेसिक सेक्टर हो गए, इनको कवर कर रहा है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर बता दिया उसने, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया। इससे पहले हमने देखा कि आज हमारी इकोनॉमी का स्टेट क्या है, मीडियम टर्म का हमारा आउटलुक क्या है, फिर हमारे फिजिकल पोजीशन क्या है, सरकार की जो नीति है उसमें क्या है, उसके बाद मॉनेटरी मैनेजमेंट हमने ये देख लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जब बाकी सरकारी संस्था है वो किस प्रकार काम कर रही है। फिर हमने ये देखा प्राइस और इन्फ्लेशन के मामले में जो हमारी रस्साकसी चल रही है वो उसके हालात हैं, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को एक हॉलिस्टिक तरीके से कवर करने की एक कोशिश है। तो ये अब आप इससे कम से कम एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे चाहता क्या है। अगर आपको ये मोटा मोटी अगर ऐसे आइडिया भी है कि इसके अंदर 12 चैप्टर है और मोटा मोटी ये 12 चैप्टर्स क्या कहना चाहते हैं, तब भी आप ये मान के चलिए कि आपका एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये इकोनॉमी का बजट जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इस सर्वे को अगर हम हॉलिस्टिक वे में एक छोटी सी स्लाइड में समझना चाहें तो ये एक पार्ट था, मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या है। देखिए इसमें कुछ आंकड़े हैं। नंबर 1 तो हमारी जीडीपी को लेकर, दूसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और सर्विस, जो तीनों सेक्टर हैं जिसके लिए आपने देखा 3 चैप्टर ऑलरेडी दे रखे थे, इन तीनों चैप्टर के बारे में ग्रोथ को बताया। फिर इन्फ्लेशन का एक चैप्टर था,
फिर फिजिकल का एक चैप्टर था, और ये हमारा एक कोई चैप्टर तो नहीं है लेकिन उसी का एक पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इनको एक बेसिकली कवर किया जो बड़े ही एसेंशियल पार्ट है। जीडीपी देखिए, इस साल का जो ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया है वो कहता है कि हमारी जीडीपी लगभग 6.5% एवरेज के आसपास बढ़ेगी। तो ये आप आंकड़ा देख सकते हैं। इससे पहले इन्होंने 2019 से लेकर के 2023 तक के आंकड़े दिए हैं। तो आपको पता है कोविड के टाइम हमारी माइनस में चली गई थी और ग्रोथ उसके बाद थोड़ी सी हैम्पर हुई है, तो ये उसके आंकड़े। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कांस्टेंट है, लगभग हम उसी के आसपास बने हुए हैं, अभी वर्तमान में 3.5% है, ये आप मान के चल सकते हैं जो हमारा ग्रोथ रेट है। ये सब ग्रोथ रेट है। उसके बाद सर्विस सेक्टर भी आप देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर कोविड के टाइम डिक्लाइन में था और अभी 9.1% का इसमें योगदान दे रहा है। फिर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री कोविड के टाइम इसमें बड़े बुरे हालात थे और वर्तमान में भी इतनी अच्छी रिकवरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आपने देखा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ तो कच्चे माल के आयात में या फिर जो हमारी इनपुट कॉस्ट है उसकी तेज़ी की वजह से इंडस्ट्री को एक झटका लगा था, तो उसकी ग्रोथ भी 4% के आसपास थी। तो सर्वाधिक ग्रोथ आपको कहाँ मिल रही है? सर्विस सेक्टर मिल रही है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री मिल रही है और सबसे कम एग्रीकल्चर मिल रही है। तो ये तो आपके तीनों सेक्टर हो गए। जीडीपी की आपने ओवरऑल ग्रोथ देख ली। उसके बाद इन्फ्लेशन के आंकड़े पता ही आपको, इन्फ्लेशन काफ़ी एक बड़ी समस्या रही है पिछले 7-8 महीने में सरकार के लिए, और अभी इन्फ्लेशन को सरकार कोशिश कर रही है कि उन्होंने लिमिट किया है। वर्तमान में लगभग 7.8% के आसपास है और इकोनॉमिक सर्वे ये मानता है कि इस साल के मार्च तक ये 6.8% के आसपास रहेगी। ये एक अनुमान है क्योंकि अभी मार्च का महीना नहीं आया। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ये फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि आपके पास जीडीपी की तुलना में आपका कितना ऋण है, तो वो परसेंटेज कितना है। तो वर्तमान में 6.4% हमारा जीडीपी की तुलना में ऋण है, तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जितने आपके पास पैसे नहीं उससे अधिक आपने लोन ले रखा है, तो ये एक फिस्कल डेफिसिट है। आपको फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए ये भी समझना चाहिए कि एन.के. सिंह साहब की जो कमेटी बनी थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। तो ये एक हॉलिस्टिक आप इसको समझ गए होंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको पता है कि इंडिया के पास विश्व का 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास और हम 3rd पोजीशन में हैं। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी आपको पता है एक समय ऐसा था जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया था, जो वर्तमान में लगभग 527 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। फिर अभी ये अनुमान है कि 563 हमारे साल के अंत तक हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट है, परंतु फिर भी ये इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को दिखाती है। अब ये बेसिक एक ओवरऑल था आपके इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब हम देखेंगे जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे, जो हमने इन 12 चैप्टर्स को देखा, एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या है, कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी को है और जैसे उसमें रिकवरी के बारे में बताया गया। तो आप देखिए इस चैप्टर ने सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट कवर किया है कि हमारी ग्रोथ क्या रहेगी। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 से 6.5% के आसपास हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ को इकोनॉमिक सर्वे देखता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि जो हमारी जीडीपी है वो जीडीपी नॉमिनल टर्म के ऊपर लगभग 11% के हिसाब से अगली साल बढ़ेगी। अब आप पहले ये देखिए हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी क्या है? जीडीपी एक देश के अंदर, मतलब हमारी एक निश्चित बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर एक निश्चित समय, तो आप मतलब एक साल पकड़िए, उस एक साल के अंदर जितने भी आपके फिनिश्ड गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनका अंतिम मूल्य क्या है, वो आपकी जीडीपी हो गई। अब हमारे यहाँ पे जीडीपी 2 प्रकार की है, हमने डिसाइड कर रखा है, एक नॉमिनल और एक रियल। नॉमिनल जीडीपी किसको बोलेंगे? एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? वो जीडीपी जो करंट प्राइसेस के ऊपर है। और रियल जीडीपी कौन सी है? जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है। तो कांस्टेंट प्राइसेस का तो आपको पता है कि हमने बेस ईयर 2011 और 12 को मान रखा है। तो 2011 और 12 के हिसाब से जो आपकी जीडीपी है वो रियल जीडीपी हो गई और जो करंट प्राइसेस के ऊपर है वो आपकी नॉमिनल जीडीपी हो गई। यहाँ ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो हम नॉमिनल जीडीपी हैं, नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर, उसमें हम 11% की ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि हमारी जो जीडीपी है वो लगभग हम 5th लार्जेस्ट हैं दुनिया में जीडीपी की कंपैरिजन में, और अगर हम परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो 3rd है। अगर आपको ये जानना है कि देखिए, एक हम जीडीपी के आधार पर तुलना करते हैं कि आपकी रैंकिंग कौन सी है, और एक हम करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर।
परचेजिंग पावर पैरिटी और जीडीपी में बेसिक अंतर यही है। परचेजिंग पावर पैरिटी ये देखती है कि आपकी कितनी क्षमता है किसी अन्य देश की तुलना में किसी उत्पाद को खरीदने की, आपकी जीडीपी के अनुमान से। तो उसके अंदर हमारी थर्ड पोजीशन है। ये जनरली हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट उसमें चाइना है, सेकंड यूएसए है और थर्ड इंडिया का नंबर आता है। अगर हम पीपीटी की टर्म्स में रहेंगे तो फर्स्ट आपको यूएसए है, सॉरी फर्स्ट इसमें चाइना है, सेकंड यूएसए और थर्ड हमारा नंबर आता है इंडिया का। यदि आप जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो फिफ्थ नंबर आता है। तो यहाँ आपको कौन सी कंट्रीज़ मिलेगी? फर्स्ट आपको पता है यूएसए है, सेकंड चाइना है और रिसेंटली हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ के फिफ्थ पोजीशन हासिल करी है। तो ये इन दोनों का बेसिक अंतर है जो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे आप ये देखिए हमारा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या है। मैंने आपको जो ग्रोथ बताई उसमें आपको पता है हमारी वर्तमान में जीडीपी अगर आप देखें, यदि आपको मैं कहूं कि हमारी जो जीडीपी है अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे देखोगे, कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि जो हमारी रियल जीडीपी है बेस ईयर के आधार पे, तो वो लगभग 157 लाख करोड़ है। ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है, अगर आपको याद हो तो अभी एडवांस एस्टिमेट आया था उसके अंदर यही दिखाया था। तो आप ये देखिए ये आपका प्रोविजनल एस्टिमेट है और ये एडवांस एस्टिमेट है। तो एडवांस एस्टिमेट ने जो ये डॉट दिखाया है ये दिखाता है कि हमारी जीडीपी है जो वर्तमान में कितनी है 157 लाख करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ये थी। तो ये लाख करोड़ में इसकी यूनिट दिखाती है। तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ कोविड के टाइम हमारी जीडीपी में डिक्लाइन हुई थी और अभी हम वापस उस पोजीशन पे आ गए हैं। डन। इसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, हमारी जो ग्रोथ कितनी होगी, बढ़ोतरी कितनी होगी, विकास की क्या दर रहेगी। तो हमने देखा 6.5 से लेकर के 6.5 से लेकर 6.8% के आसपास सभी का अपना अनुमान है एवरेज। तो ये विभिन्न एजेंसियां हैं वर्ल्ड की जिन्होंने अपना अपना अनुमान दिया है। इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपका एसएनपी है या फिर गोल्डमैन सैक है, वर्ल्ड बैंक है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है या आईएमएफ है। इन सब के अनुमान है। एवरेज ग्रोथ जो आपको मिलेगी वो 6.9% के अनुसार है। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो भी यही कहता है कि 6.5 से लेकर के 6.8% के आसपास हमारी ग्रोथ आने वाले एक साल में रहेगी। इसके बाद आप ये देखिए इसके अंदर कुछ मेजर इश्यूज दे रखे थे कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी था उसको किन चीज़ों ने परेशान किया और कैसे रिकवरी है। तो आप ये देखिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ मैंने मेंशन किए 3 बड़े कारण, मैं आपको लिंक करके बताता हूँ कैसे। देखिए कोविड आया, कोविड की पैंडेमिक आने से क्या हुआ, आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके अंदर कमी आई। क्यों? आपका ट्रेड कम हुआ, ट्रेड के साथ ही आपके जो सप्लाई चेन सिस्टम था वो उसमें गिरावट आई। तो इससे आपकी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें गिरावट आई। ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट आने के बाद जैसे ही कोविड से हम रिकवरी कर रहे थे तो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हो गया जिसके अंदर यूरोप इन्वॉल्व हो गई। अब यूरोप के इन्वॉल्व होने से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई क्यों बढ़ी? देखिए 3 चीज़ें हैं जो इस लड़ाई ने प्रभावित की। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 फूड और नंबर 3 फर्टिलाइज़र। देखिए फर्टिलाइज़र आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, फूड आपकी बेसिक कंजम्पशन, लोगों की बेसिक ज़रूरत को कम कर रहा है, और फ्यूल ऐसा है कि आपकी इंडस्ट्री के हर चीज़ के अंदर इसका इनरोल है। तो इन तीनों चीज़ों ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के अंदर महंगाई को बढ़ा दिया। अब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, जो यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक है, यूएसए के फेड रिजर्व ने वहाँ पे अपनी प्राइस को बढ़ा दी, वहाँ पे उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया। क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है वो आप अपनी इंटरेस्ट रेट है जो उनको बढ़ा दो। तो जैसे ही उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, दुनिया में जहाँ भी डॉलर था उस डॉलर को लोगों ने कोशिश करी कि हम यूएसए में जाके इन्वेस्ट करें ताकि हमको प्रॉफिट होगा। तो अब जैसे ही डॉलर वापस जाने लगा यूएसए में, तो बाकी जितने भी राष्ट्रों की करेंसी थी, उनकी मुद्राएं थी, उसमें गिरावट आई। उसकी गिरावट से क्या हो गया, जब आपकी मुद्रा में गिरावट हो रही है और किसी दूसरे देश की मुद्रा में बढ़ोतरी हो रही है तो होता क्या है, इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है जनरली, कि जितनी भी आपकी सामान है या आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसका आप कितना इंपोर्ट करते हो और कितना एक्सपोर्ट करते हो, इसका जो अंतर निकलता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब आपकी मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो गया है तो आपका जो इंपोर्ट है उसका बिल बढ़ जाएगा, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट
बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हुआ, तो करंट अकाउंट डेफिनेशन के बढ़ने से इन्फ्लेशन और बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जड़ी हुई थी, जिसने हमारे इंडियन इकॉनमी और सबको परेशान किया। हालांकि उसमें हम काफ़ी अच्छे रहे और हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी भी करी, फिर भी ये एक अच्छा चैलेंज था। अब इन चैलेंजेस को देखते हुए भी विश्व की कई संस्थाओं ने भारत के लिए जो ग्रोथ का प्रोजेक्ट दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज मतलब इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये जो दिखाया गया है कि ये हम एस्टिमेट करते हैं कि ग्रोथ का प्रोजेक्शन ये रहेगा। तो भारत के लिए 6.5 से लेकर के लगभग 6.1 किया गया है, 6.8 से 6.1, मतलब कि फिर भी आप देखिए 6% के आसपास सभी का अनुमान है कि भारत ग्रो करेगा। वरन आप दूसरी कंट्रीज़ को देखें, चीन है 4.4 है, बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, वो 3.7 के आसपास है। और बाकी जितनी एडवांस कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, आप देखिए 0 से लेकर के 1 और 2 है। तो इसका मतलब हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। तो ये हमारे चीज़ दिखाता है। अब इसके अलावा एक और आंकड़ा था ग्रोथ के अलावा, वो फॉरेस्ट रिजर्व को लेके था। तो मैंने आपको फॉरेस्ट रिजर्व के आंकड़े बता दिए कि लगभग हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भी 550 के आसपास है। वो भी इसलिए है क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिनेशन की इशू रही थी, इसलिए। ये देखिए, तो लगभग आज की तारीख में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाए तो 530 बिलियन US डॉलर, ये हमारा करंट अकाउंट है। यहाँ पे दिखा रखा है कि हम लगभग 650 का आंकड़ा भी हमने टच किया था, परंतु उसके बाद से एक कंसिस्टेंट गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी हम अभी स्टेबल हैं। ये एक हमारे फॉरेस्ट रिजर्व की स्थिति थी। जीवीए कंपोनेंट ये कहता है कि जैसे एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस तीनों को दिखाया गया है। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जीडीपी के अंदर कितना योगदान है। तो यदि आप सर्विस सेक्टर का देखें तो कोविड में इसमें गिरावट हुई थी और अभी ये अच्छी रिकवरी कर रहा है। एग्रीकल्चर को देखें तो वो लगभग 3.5% के आसपास के हिसाब से ही बढ़ रहा है। और यदि आप इंडस्ट्री को देखें तो मैंने आपको कहा था 2 क्वार्टर में इसके गलत परिणाम थे और अभी भी ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है। ये हमारे इसमें जीवीए के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि लास्ट ईयर हमारा इकोनॉमिक सर्वे का स्टेट क्या था, इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। उसमें सबसे पहला प्रोस्पेक्ट तो हमने ग्रोथ को कवर किया था, वृद्धि को। दूसरा हमारा ये था कि हमारी जो ग्रोथ है वो दुनिया की विभिन्न एजेंसियों ने किस हिसाब से रखी है। फिर हमने ये देखा कि जो मुख्य विवाद थे, कौन से इश्यू आए थे लास्ट ईयर, जैसे हमने कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर और यूरोप की हालात को देखा था। और फिर एक हमारा ये था कि हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है उसकी क्या पोजीशन है। इन एस्पेक्ट को कवर करने के बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो इन्फ्लेशन का है। और इन्फ्लेशन देखिए, वर्तमान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 6.8% के आसपास रहेगी। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, उन्होंने एक 4% का टारगेट दे रखा है कि 4% प्लस और माइनस 2% के अंदर आपको हमारी जो महंगाई की दर है, सीपीआई की इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको आपको मेंटेन करना है। तो ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये इसमें अचीव होने की पूरी संभावना है। इसके बाद एक एस्पेक्ट आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अपने वहाँ पर अपनी प्राइस रेट हाइक बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, जैसे ही वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो दुनिया के अंदर लगभग सारी करेंसी है उसकी रेट्स का अवमूल्यन हुआ। तो यदि हम भारत की देखें तो भारत का आप ये देखिए, ये भारत का फिगर है, हमारी करेंसी लगभग 8.8% डिक्लाइन हुई है। अगर इसका कंपैरिजन करें दूसरे देशों से तो आप देखिए साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, इन सब की तो हमसे ज़्यादा अवमूल्यन हुआ है। और चाइना हो, चाहे यूके हो या जापान हो, जो कि एक बड़ी इमर्जिंग और डेवलप इकोनॉमी से, उनका भी अच्छा खासा अवमूल्यन हुआ है। तो देखिए हमारी एक पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, जिसको हमारे फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बार बार अपने डिफरेंट रिपोर्ट्स में मेंशन किया है। इसके बाद आप ये देखिए, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब कि आप अपना जीडीपी के कितने प्रतिशत पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया, आप अपना पैसा ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जो कि एक निर्माण का क्षेत्र है, या आप ये मान के चलिए जिसके अंदर आप कोई एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, या कोई आप डैम बना रहे हैं, या आप रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो आप नई चीज़ का जब निर्माण करते हैं तो उसको आप कैपिटल बोल सकते हैं। या आपने कोई नई मशीनरी खरीदी है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है, पेंशन्स आती है,
या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को अनुदान देती है तो वो भी इसी का भाग होता है, या फिर वो सब्सिडी देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? रेवेन्यू में आती है। यहाँ हम कह रहे हैं कि जो हमारा केंद्र सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो 2014 से लेकर के 2023 तक का ये एक एस्टिमेट दिया गया है, तुलना करी गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। परंतु आप ये देखिए 2020 से जब कोविड की समस्या आई तो यहाँ आपके कोविड की समस्या है, और कोविड की समस्या के बाद से सरकार ने अच्छा खासा मल्टीपल जंप किया है अपने इसके एक्सपेंडिचर में, जो वर्तमान में लगभग 2.9% है किसका? जीडीपी का। और जीडीपी की वैल्यू कितनी है? हमने बात करी थी 157 लाख करोड़ है। तो आप 157 लाख करोड़ का लगभग 2.9% पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर सरकार खर्च कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होगा, इसका मतलब आपका जो बजट है या आपका सर्वे इकॉनमी है वो एक अच्छी पोजीशन में है। अब हम ये देख, यहाँ उसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही देखा गया, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ दो प्रपोर्शन है। आप ये देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है ये केंद्र का है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो नीचे वाला हिस्सा है ये ब्लू कलर में वो राज्यों के लिए है, और जो ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है ये केंद्र का हिस्सा है। इन दोनों का अगर सम्मिलित रूप से हम देखें कि कितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं, तो आप इसकी तुलना देखिए लगभग 13% के आसपास दोनों मिला के अपना जो पैसा वो किस में डाल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। मतलब 13% उनकी एक ग्रोथ है। 13% के हिसाब से ये ग्रोथ हुई है उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, निर्माण के क्षेत्र में पैसे को खर्च करने में। आप इससे पहले देखिए कम था, बल्कि आप ये देखिए 19, 20 और 21 में तो लगभग समानांतर था, परंतु यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी इसके पैसे के एलोकेशन में इसका एक कारण ये भी है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अलग से पैसे दिए थे, जिसके अंदर उन्होंने 0% इंटरेस्ट रेट पे कोई ब्याज नहीं लिया, और कहा कि यदि आप इस पैसे को, ये पैसा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम आपको और भी कुछ रियायतें देंगे। तो ऐसा एक मैं आगे आपको और पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो इस कारण से भी राज्यों ने भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करी है, ये एक तुलना करी है इन्होंने, और काफ़ी अच्छी चीज़ है बजट के हिसाब से। इसके अलावा देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है, ये चीज़ें भी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखिए यदि हम टैक्स की बात करें तो टैक्स जो हमारा कर है, कर के कलेक्शन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपको अलग अलग कलर्स में जो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग साल्स हैं, 19, 20, 21, 22 और 23 के एस्टिमेट हैं। तो आप ये देखिए, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनके कलेक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आपको पता है जीएसटी का कलेक्शन हमारे हर लगभग 1.5 लाख करोड़ का सालाना हमारी इनकम जीएसटी के अंदर हो रही है पिछले 4-5 महीने से, 1.5 लाख करोड़ की। तो सरकार को राजस्व में काफ़ी अच्छी एक इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप ये देखिए कि 2023 का जो आंकड़ा है जीएसटी का वो लगभग 11.9%, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। और ऊपर से मैं आपको यही बता दूं, ये पूरे साल के लिए आंकड़े नहीं हैं, ये केवल और केवल अप्रैल से नवंबर के आंकड़े हैं, क्योंकि आप देखिए अभी अगले क्वार्टर्स के रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने दिखाया है कि जो हमारा अप्रैल से नवंबर तक का टैक्स कलेक्शन था वो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, ये दिखाती है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है, इसमें भी ग्रोथ है। तो आप जनरली ये जान सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। फिर आप ये देखिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कि एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो जिस तरह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, उस तरह से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी मामूली सी है, एक प्लेन ग्राफ है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ इतनी बढ़ोतरी नहीं है। इसके बाद अब एक लास्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये था कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करी या आगे भी हेल्प करेंगे। तो आप देखिए, एक आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नंबर एक बात हम देख चुके हैं, इसमें बढ़ोतरी है। दूसरा प्राइवेट कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब देखिए कोविड के बाद तो क्या हुआ कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने क्या हुआ, लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोग वापस काम करने के लिए जहाँ से आए थे वहाँ वापस गए। जिससे क्या हुआ, जब वो काम कर रहे थे इंडस्ट्री को लेबर मिली, जिससे ग्रोथ हुई, और इस ग्रोथ से क्या हुआ, लोगों को पैसे मिले और उस पैसे को लोगों ने खर्च किया। तो यहाँ यही कहना चाहता है कि प्राइवेट जो कंजम्पशन हुआ है वो बढ़ा है।
उसके बाद थर्ड देखिए क्रेडिट ग्रोथ टू स्मॉल बिजनेस। सरकार ने कई स्कीम्स लेके आई जिसने उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को पैसे दिए, अलग अलग राज्यों ने भी कोशिश की कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोगों को पैसे दें, एसएमईज को पैसे दें, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है उनको दें, महिलाओं को पैसे दें, तो जिससे क्या होता है कि जो स्मॉल बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट था। फोर्थ ये था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसकी बैलेंस शीट भी मजबूत करी। कैसे? जैसे आप जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे यहाँ पे जो एनपीएस थे, बैंकों के अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो धीरे धीरे 2013-14 के समय क्या किया गया कि बैंकों को टारगेट दिए गए कि आप अपने एनपीए को कम करो, उसके लिए आप अपना कुछ पैसा साइड में रखो कि यदि कोई लोन एनपीए हो जाता है तो आप उससे उसको बैलेंस कर लेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी नहीं आएगी। तो इन पिछले 5-6 सालों में बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है। उन्होंने जो बैड असेट थे या जो लोन थे उन लोन को वहाँ से धीरे धीरे बुक से साफ कर दिया है। तो अब बैंक्स क्या हो गई, उनकी पॉजिटिव पोजीशन हो गई है, जिस कारण से हमको ये भी है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हो गई है, जिससे अब वो भी क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक था मैंने आपको ये लिंक करके बता दिया, प्राइवेट कंजम्पशन और आपका माइग्रेंट्स का एक सिटी से वापस जाना, क्योंकि कोविड के कारण उनको जो टीकाकरण हुआ था उस टीकाकरण का एक ये प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी अच्छा फ़ायदा था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसने हमारी इकोनॉमी को बढ़ाया और जिस वजह से हम ग्रोथ कर सके। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा चैप्टर पहला चैप्टर ही होता है जो ये कहता है कि इकोनॉमी का क्या स्टेट था। तो उस चैप्टर को हमने आसान भाषा में कवर कर लिया है और मेरा ये कहना है कि आप इन पीपीटीज़ को रेफ़र कर लें और ये डाटा मोर देन सफिशिएंट है। नाउ जो नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हैं पिछले आगे नेक्स्ट 2, 3 और 4, ये काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हम अभी इसमें इतना लेंथ ही नहीं है। तो सेकंड चैप्टर ये है कि इंडिया का जो मीडियम टर्म का ग्रोथ आउटलुक क्या है, उसको लेकर के है कि मध्यम अवधि के लिए हमारी जो वृद्धि दर है उसको लेकर के क्या चिंताएं हैं और क्या भरोसा उस पर जता सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। आपको पता है इसकी सालाना रिपोर्ट आती थी जो वर्तमान में बंद कर दी गई। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बिजनेस करने के तरीके को आपने सरल किया है, राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाए थे, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन है या निवेशक है, वो कोई इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसको सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएगी। अगर हम केंद्र की बात करें तो एक प्रगति पोर्टल है जिसके ऊपर केंद्र सरकार और प्राइम मिनिस्टर खुद इसके ऊपर रेगुलर मीटिंग्स और मॉनिटर करते रहते हैं ताकि वो प्रोग्रेस होती रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी अपने भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना रखा है और इसके अलावा उन्होंने जो एफडीआई वगैरह का जो निवेश होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक रूट से और परमिशन रूट से दोनों तरफ से जहाँ सुविधा हो सकती है उनकी परमिशन दे रखी है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम यहाँ इस चैप्टर में कवर करेंगे, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो वृद्धि है वो आगे और कैसे बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ थी, आपको मैं बताऊंगा कि कुछ हमने रूल्स चेंज किए या आप देखिए रिफॉर्म्स लेके आए हैं। उन रिफॉर्म्स की वजह से भी क्या हो रहा है कि हमारा जो भविष्य का विकास दर है उसमें हम बढ़ोतरी। अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपका रेरा का एक्ट आया था, अगर आप जानते हैं रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो रेरा का जो एक्ट है वो केंद्र सरकार खुद भी लाई और राज्यों को बोला आप भी लागू करो। इसके बाद आईबीसी का आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, तो जिसके अंदर जो कंपनीज़ है वो जिनका दिवालिया हो जाता है उनको किस तरह से हम उसको समापन करें या उसका किस प्रकार सही रूप से उसको वापस इकोनॉमी में सम्मिलित किया जा सकता है या किस भाव से बेचा जाए। तो इन चीज़ों का निवारण आईबीसी के तहत होता है। इसके अलावा आप देखें कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं कंपनीज़ एक्ट के लॉ में। आपको पता है जितनी भी कंपनीज़ है वो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर आती है। तो ऐसे पहले कुछ प्रावधान थे जिसके अंदर कोई बिजनेसमैन के खिलाफ आप क्रिमिनल ऑफेंस लगाते थे, मतलब संगीन आरोप लगते थे और वो उसके अंदर उसकी बेल भी नहीं होती थी। तो सरकार उनमें कुछ प्रावधानों में उन्होंने कमी की है ताकि बिजनेस सेंटीमेंट भारत के अंदर अच्छा हो। तो ये एक बेसिकली मीडियम टर्म का ग्रोथ आउटलुक चैप्टर के अंदर कुछ एस्पेक्ट कवर किए गए। अगर आप देखना चाहें तो जैसे आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देख लीजिए कि ईज़ ऑफ डूइंग को हम कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग में देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो बजट के अंदर प्रावधान किए जाएंगे। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो जैसे हमने बताया कि जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसके लिए लालायत किया जा रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक गुड्स हैं
पब्लिक गुड से मतलब ये होता है कि देखो रोड बनाई आपने, आपने रेलवे का निर्माण किया, आपने पोर्ट का निर्माण किया, आपने सूचना तंत्र को, आपने डिजिटल तंत्र को, इन सब को मजबूत किया। अब होता क्या है, वैसे तो हमें बड़े नॉर्मल लगते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी आदमी इसकी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है, और यदि एक आदमी इसका इस्तेमाल करता है तो किसी दूसरे आदमी को आप इस्तेमाल करने से नहीं रोक। जैसे आप रेलवे रोडवेज की बस में बैठे तो कोई दूसरा यात्री भी सफ़र कर सकता है, तो ये पब्लिक गुड्स हैं। ऐसा एग्जाम में एक सवाल भी आया था, पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और सरकार का पूरा फोकस पब्लिक गुड्स बनाने में है, और इसी को आप एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, जो हमने देखा कि सरकार किस तरह बढ़ोतरी कर रही है। तो ये एक्चुअली मिला जुला के सारी चीज़ें आपस में जुड़ रही है, और मेरा ये कहना है आपको इसमें इंटरलिंकिंग जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि हम किस चीज़ को कहाँ से लिंक करेंगे। अगर आप लिंकिंग समझ गए तो ये समझ लीजिए आपका आधा तो गोल जो था वो आपने अचीव कर लिया। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग को लेकर जो हमारी बात थी वो हो चुकी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बताया, फिर आपको मैंने ईज़ ऑफ डूइंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर रियल एस्टेट का जो रेरा का एक्ट आया था वो है, और जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रावधान लाए, और जन विश्वास एक्ट ये भी लेके आया, जिसके अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। जैसे जीएसटी के अंदर क्या होता है, कई बार यदि कोई छोटी मोटी कर की चोरी भी होती है उसके लिए भी बड़े कड़े प्रावधान थे, तो उनको थोड़ा सा अभी लिबरल किया गया है, ताकि भारत में व्यापार करने का जो माहौल है उसके अंदर एक सुधार आए और एक पॉजिटिवनेस आए। तो ये कुछ रेगुलेशंस है, उनमें भी सुधार किया गया, जिससे हमारा मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा ग्रोथ का आउटलुक बने। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम थी कि हम एक ऐसा नया देश बनाएंगे, नया इंडिया बनाएंगे, जिसके अंदर सबका साथ होगा और सबका विश्वास एक साथ रखेंगे, इसको लेकर के उनका एक प्लान था जो कर रहे हैं। अब ये देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जीडीपी की तुलना में, यहाँ जीडीपी की तुलना में बताया कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी। इसके अलावा देखिए, भारतमाला, सागरमाला है, या आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या उड़ान का जो सिस्टम है, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के उदाहरण हैं। अब ये हम ऑलरेडी इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर हेल्थ, ये सब की आपका उसमें आता है, पब्लिक गुड्स के अंदर आते हैं। मोटा मोटी जो ग्रोथ का एस्पेक्ट था मीडियम टर्म में हमारे का भविष्य, उसके बारे में बात कर चुके हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा है कि जो 1998 से लेकर 2002 तक जो हमारे हालात थे, और जो 2014 से लेकर 2022 के जो हमारे हालात हैं, इसमें कुछ ऐसी समानताएं हैं जो दोनों ही समय काल को समांतर बनाती है। देखिए, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ना है, मेरा ये आपसे मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लें कि मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आ गया, और इसकी संभावना भी है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में इसकी तुलना की गई है और ये बिल्कुल वाजिब है, गवर्नमेंट खुद कह रही है, तो इस प्रकार का सवाल मेंस में आने की पूरी संभावना है। तुलना कैसे करिए, सरकार का कहना है कि 1998 से लेकर 2002 में हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं थी। क्यों थी? देखिए, 1997 के अंदर एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। एशियन क्राइसिस के अंदर पूरे विश्व के अंदर वैसे ही हालात बन गए जैसे वर्तमान में। फिर 1998 के अंदर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर टेस्ट करने से भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाए गए थे। इन सैंक्शन लगने के कारण जो हमारा बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर था, मतलब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, इन दोनों ही सेक्टर्स को इनकी बैलेंस शीट के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। इनकी लोन देने की क्षमताओं में गिरावट हुई, इनके जो एनपीए थे उसमें बढ़ोतरी हुई, जिस कारण से हम फर्दर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा लगातार 2 सूखे आए भारत के अंदर, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हुआ। फिर आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी 9/11 का अटैक हुआ था, और फिर वहाँ पर भी महंगाई में बढ़ोतरी हुई थी, जिसने भारत को भी प्रभावित किया था। इन चीज़ों को आप समझ चुके हैं कि ये 1998 से लेकर के 2002 की समस्याएं थी। वर्तमान में इसकी तुलना 2014 से लेकर 2022 में कैसे की गई है, मैं आप उसको कंपेयर कर रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहला तो ये है, आपको पता है यूपीए 2 के टाइम में काफ़ी घोटालों की बात चल रही थी। यदि आप याद करें उन घोटालों को, उससे क्या हुआ था, एनपीए जो थे बैंकों में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बढ़ गए थे। तो हुआ क्या, जो बैंकिंग सिस्टम था या नॉन बैंकिंग सिस्टम था, या जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर थे, तो उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी। तो आपने सुना भी होगा कि बैलेंस शीट क्राइसिस आ गए हैं।
तो ये जो सिस्टम था उस वजह से एक लंबी अवधि के लिए भारत के पास निवेश के लिए इस वक्त भी पैसा नहीं था, ऐसा इस गवर्नमेंट का कहना है। उन्होंने जब से ये NDA 1 आई है 2014 से, उन्होंने इसी पीरियड को इसमें काउंट किया। दूसरा, जब NPA की समस्या चली रही थी तो 2019 के अंत में और 2020 के प्रारंभ में हमने कोविड की समस्या देखी, और कोविड के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनली हमने प्रॉब्लम्स ही देखी है। उसके बाद ये वॉर हो गया, वॉर से प्राइसेस महंगे हो गए, महंगाई बढ़ गई, और इन सारी चीज़ों से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो गई। तो आप देखिए, पहले तो हमने कैसे दोनों को समानांतर बनाया। उस वक्त भी कुछ समस्याएं थी 1998 से लेकर 2002 के बीच में, और 2014 से लेकर 2022 के बीच में भी कुछ समस्याएं। तो पहले तो सरकार ने ये बताया कि इन दोनों ही टाइम पे समस्याएं थी। अब इन समस्याओं का सरकार ने किस प्रकार से निवारण किया वो दिखाया। तो सरकार का कहना है कि सबसे पहले तो हमने जो हमारी ब्याज दर थी उसमें कमी की और उसमें सुधार किया। फिर ये कब की बात कर रहे हैं, ये 1998 से लेकर 2002 तक का जो संघर्ष चला था, तो ये उसके बात कर रहे हैं कि उस वक्त क्या सुधार किए। फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया। कुछ सरकार की ऐसी कंपनियां थी, पब्लिक हमारी PSC यूनिट थी, तो उन यूनिट्स का उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। फिर जो बैंक्स जिनकी हालात ख़राब थे उनके एसेट्स रिकवर किए गए, और उनसे जो भी हमको पैसा मिला उस पैसे को इकोनॉमी में इस्तेमाल किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया, जैसे गोल्डन ट्रायंगल है। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के अंदर जो भारत के 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, फिर आपका मुंबई, फिर आपका चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ करके एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश की गई थी। एक अच्छा प्रोजेक्ट था, और ये हमारा भारत के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट ऐसा मेजर प्रोजेक्ट था जिसने हमारे रोड नेटवर्क की शक्ल बदल के रख दी थी। उसके बाद FRBM एक्ट लेके आए थे 2002 के अंदर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, तो जो आज भी हमारे बजट का पार्ट है। तो ये कुछ सुधार किए गए थे। तो इनका ये मानना है कि उस वक्त भी सुधार हुए थे, और आज हम क्या सुधार कर रहे हैं। 2014 से 2022 के बीच में आपने सुधार कैसे किए, तो आप पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, लोगों को आपने बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। कैसे जोड़ा? जैम का जो कंसेप्ट था, देखिए जैम के अंदर क्या था, आपका आधार है, आपका मोबाइल है, उसको आप जनधन अकाउंट से जोड़ रहे हैं, तो लोगों में लिटरेसी आई और वास्तव में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से फाइनेंशियली अवेयर हुए। उसके बाद आपने सबकी यूनिक आइडेंटिटी बनाई, आधार का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। फिर GST का रिफॉर्म लेके आया 2017 के अंदर, इसने फिर जितने व्यापार जगत को हिला के रख दिया और सुधार लाए। फिर जो कुछ कंपनियों की समस्या थी उसके लिए FIBC का एक्ट लेके आए 2016 के अंदर। फिर आपने भी प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया इस सरकार ने। फिर टैक्स रेट को इन्होंने रैशनलाइज किया, और इन्होंने एक न्यू टैक्स रिजीम लेके आए, नई टैक्स प्रणाली लेके आए, उसको सिंपल बनाया गया। फिर उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे कंपनीज एक्ट के अंदर प्रावधान थे कि भाई जिसमें आपको कड़ी GST वगैरह की चोरी में या अन्य चीज़ों में आपको, यदि आप कर की चोरी में पाए जाते हैं तो काफ़ी कड़े प्रावधान थे, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सन किया गया। फिर वैक्सीनेशन था कोविड का, उसको आपने ऑल अराउंड लागू किया। फिर आप देखिए एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स किए उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें एक साथ आ जाती है और वो लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। तो ये कहते हैं कि हमने ये सुधार किए। तो इस प्रकार के 1998, 2002 और 2014, 2022 इनकी आपस में तुलना इन्होंने करी है, जिसको आप समझिए कैसे की। अब इन्होंने ये भी बताया था कि हमको इससे मिला क्या। देखिए हुआ क्या, उस वक्त जो हमारे शॉक्स थे वो शॉक डिले हो गए और हमको अच्छे रिटर्न मिले 2003 और 4 में। और जब बात के अंदर थोड़े से हमारे जितने भी गंभीर समस्याएं थी वो दूर हुई, तो हमको उसका फ़ायदा काफ़ी लंबे समय तक मिला। 2003 से लेकर के 2008 तक भारत ने एक अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा। अभी वर्तमान समय की बात करें तो अब इनका कहना है कि जो जितने NPA बढ़े, उन NPA में कारण से जो बैलेंस शीट थी वो स्ट्रेंथन हो गई, और आज कॉरपोरेट सेक्टर और हमारा बैंकिंग सेक्टर इस पोजीशन में है कि वो अपनी तरफ से पैसे इन्वेस्ट कर सकता है GDP के योगदान में। और इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में एक मैक्रो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, जिससे क्या हुआ कि जो आज वर्तमान में ग्लोबल समस्याएं हैं, जो यूरोप जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, अमेरिका जिस क्राइसिस है, हमें उस हालात से गुजरना नहीं पड़ रहा है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी जो हमने सेकंड चैप्टर में कवर कर ली।
थर्ड चैप्टर है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के है। देखिए इसमें पूर्ण रूप से रोल किसका है, गवर्नमेंट का रोल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि हम चैप्टर 3 की बात करें तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, या आप देखिए राजकोषीय घटनाओं से संबंधित है एवं राजस्व से जुड़े हुए चीज़ों में सरकार की क्या भूमिका है, उन चीज़ों को लेकर के आपके तथ्य सामने रखता है। तो चैप्टर 3 के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसमें आप देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखिए ये फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम जनरली जानते हैं एक तो फिजिकल डेफिसिट को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है सरकार का, सरकार ने अपने हिसाब से जो बना रखा है, ये कह रहा है कि वो उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद रेवेन्यू बियॉन्सी है, मतलब सरकार का जो राजस्व है उसकी प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू से तात्पर्य राजस्व से, उसमें बढ़ोतरी हुई है। राजकोषीय घाटा है, सरकार ये कह रही है कि हम हमारे टारगेट को अचीव कर रहे हैं, मतलब उसमें गिरावट है। उसके बाद जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ा है, और सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमने देख लिया ऑलरेडी बढ़ा है। इसके बाद डेब्ट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो भी अपने जो इसके समकालीन राष्ट्र हैं उसके हिसाब से अच्छा है, ये सरकार का कहना है। तो ये कुछ राजकोषीय और राजस्व को संबंधित लेके कुछ तथ्य हैं जो चैप्टर 3 में कवर किए गए हैं। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट अभी 2022 और 23 के हिसाब से कितना है, 6.4% का इन्होंने अनुमान। जो हमारा एनके सिंह साहब की कमेटी थी, उन्होंने सरकार से कहा था कि लंबे साल के अंदर लगभग 2023 तक सरकार को 3.5% तक इसको लेके आना चाहिए, परंतु कोविड और जो विश्व की घटनाएं हैं उन्होंने सरकार को और मतलब इसको फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने के लिए इसकी कंडीशंस मजबूर कर दी। तो सरकार ने भी इसको लिमिट करने के लिए अभी प्रयास कर रही है, परंतु ये एक थोड़ा सा चिंता का समय है, हमें करना चाहिए। लेकिन विश्व में अगर अन्य देशों को देखें तो हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि सरकार के जितना पैसा खर्च करती है और जितनी उसकी आमदनी है उसका जो अंतर है वही एक तरह से राजकोषीय घाटा है। मतलब अगर आपका राजकोषीय घाटा अधिक है, इसका मतलब जितनी आपकी क्षमता नहीं है उससे आप अधिक खर्च कर रहे हो, बाकी पैसा आप लोन से ला रहे हो, कैसे भी ला रहे हो, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती इकोनॉमी के लिए। अब नेक्स्ट आप देखें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6.4% जो हमारे जीडीपी के हिसाब से राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको दिखाया गया है। और यही है कि सरकार इसको धीरे धीरे अचीव कर रही है। 5 साल का एवरेज देखा जाए तो 104 था और अभी ये लगभग 58% के आसपास हो गया। तो सरकार इस पर कोशिश कर रही है। ये चैप्टर 3 था। यहाँ पे सरकार ये भी कहती है कि जो हमारी राजकोषीय नीति है, जो हमारी फिजिकल मैनेजमेंट की पॉलिसी है, इस फिजिकल मैनेजमेंट की पॉलिसी को हमने बैलेंस करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए पिछले सालों में। इन सालों से तात्पर्य 2014 से लेकर के 2022 तक का है। सरकार कहती है देखिए, सबसे पहले हमने किस में सुधार किया, हमने जो हमारी फिजिकल ट्रांसपेरेंसी है, राजकोषीय जो नीति है उसको हमने खुला और पारदर्शी रखा, और इसके साथ ही हमने इसको रियलिस्टिक रखा ताकि जो एक वास्तविक चीज़ है उसका हम अनुमान लगा सकें बजट के अंदर, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी रहे और हम बिल्कुल वास्तविकता करीब हो, जिससे जो हमारा फिजिकल मैनेजमेंट है वो आसान हो। अब कैसे समझ सकते हैं कि सरकार ने इसमें किस प्रकार काम किया, तो देखिए पहले क्या होता था कि सरकार कुछ पैसा तो बजट के अंदर दिखाती थी कि हमें ये पैसा इसको बोरो करना है और खर्च करना है। अब सरकार क्या करती थी, इसके बाद जब उसको एडिशनल पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो बजट के अलावा भी कहीं ना कहीं से पैसे को एकत्र करके खर्च करती थी, तो उसको हम एक्स्ट्रा बजटिंग बोलते थे। तो एक्स्ट्रा बजटिंग का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे सरकार अभी इसको ख़त्म कर रही है। हालांकि ये पूर्ण रूप से ख़त्म तो नहीं हुआ है। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार पहले बजट के बाहर से लेके आती थी, तो वर्तमान में उसको करीब करीब 1.20 लाख करोड़ के आसपास उसको कर दिया है। तो मतलब एक गिरावट है। ये बजट के बाहर जो पैसे का प्रावधान होता है वो ये माना जाता है कि अच्छी बात नहीं है किसी भी राजकोषीय नीति के लिए, तो उसमें एक सुधार किया। नंबर 2, पहले क्या होता था, प्लान और नॉन प्लान करके जब बजट के अंदर अलोकेशन होता था तो उसमें एक बोलते थे ये प्लान एक्सपेंडिचर है और ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सरकार ने कहा कि हम इस अभी किसी प्रकार का प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम दो ही चीज़ देखेंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्लान और नॉन प्लान वाली बात अब खत्म कर दी गई है, ये भी एक अच्छा रिफॉर्म था। तीसरा,
सरकार ने आपको पता है 2018 के बाद में जो हमारा मेन बजट है और उसमें रेलवे बजट दोनों को मर्ज कर दिया। इससे हुआ क्या है, सरकार फोकस कर पाई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मतलब क्या है, आज आप देखिए रेल, रोड, हाईवे और पोर्ट्स इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आपस में गहरे और काफ़ी अच्छे संबंध बने। तो इससे क्या हुआ है, एक कोहेरेंस आया इकोनॉमी के अंदर और राजकोषीय नीति को आसानी से पालन करने में भी एक सहायता मिली। और 2 बजट आप लेके आते थे, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये भी एक बड़ा ही मेजर रिफॉर्म था जो इस सरकार के दौरान आया। इसके अलावा इन्होंने क्या, बजट की जो डेट थी वो 2018 से 1 फरवरी कर दी। अब क्या हुआ कि सरकार के पास और पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए उन्हें समय मिल गया, जिससे बजट को ये समय से पारित कर सकते हैं और बजट पारित होने के बाद आप उसको आराम से नीति निर्धारण करते हुए लागू कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रिफॉर्म था जो सरकार ने लागू किया। इन रिफॉर्म्स के अलावा भी सरकार का ये कहना है कि हमने हमारी राजकोषीय नीति के और सुदृढ़ बनाने के लिए हमने जो राज्यों के साथ जो हमारे संबंध है उसके अंदर हमें कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म लेके आए। तो ये तो आप जानते हैं कि जो संघात्मक रवैया है उसके अंदर एक आपस में सहयोग की भावना, और उसमें भी यदि आप फाइनेंस को लेकर के, राजकोष को लेकर बात करते हैं तो सरकार कहना है कि उसके अंदर भी हम एक कॉपरेशन की भावना लेके आए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हम अच्छी राजकोषीय नीति का पालन कर पाएंगे। इसके अंदर क्या किया सरकार, ये कहती है सबसे पहले तो हमने ट्रांसफ़र किया केंद्र से राज्यों को पैसा। कैसे ट्रांसफ़र किया, तो ये कहता है कि ना सिर्फ हम जो फाइनेंस कमीशन कहता है उसके पैसे देते हैं, बल्कि यदि फाइनेंस कमीशन ने कोई ग्रांट अप्रूव किया है उसके पैसे भी हम टाइम से दे रहे हैं राज्यों को, बल्कि कुछ हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके माध्यम से भी केंद्र से पैसा राज्यों को जाता है। तो ये कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। दूसरा उनका ये कहना है कि जो भी जीएसटी लागू किया उसके अंदर राज्यों को जो नुकसान हुआ, हमने एक घोषणा करी थी कि 5 सालों के लिए जो राज्य की ग्रोथ है उसका 14% के आसपास सालाना ग्रोथ के हिसाब से उनको हम राजस्व की भुगतान करेंगे। यदि किसी राज्य का 14% की ग्रोथ के हिसाब से राजस्व कलेक्शन नहीं हो रहा जीएसटी में, तो सरकार ने कहा उसका हम कंपेंसेशन देंगे। और सरकार ये कहती है कि क्राइसिस के दौरान हमारी खुद की हालत ख़राब थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने राज्यों को लोन लेकर के भी हमने उनको कंपेंसेशन का पैसा दिया है। तो ये दिखाता है कि कोऑपरेटिव राजकोषीय संघात्मक नीति का एक उदाहरण है। इसके अलावा केंद्र कहता है कि हमने इसके अलावा भी राज्यों को सपोर्ट दिया कि जिससे वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के पैसा दिया, परंतु कंडीशन ये थी कि राज्यों को वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च करना होगा। मतलब कि आप देखिए, एक तो इंटरेस्ट फ्री पैसा है और एक लंबी ड्यूरेशन के लिए है। तो इसको उन्होंने, गवर्नमेंट ने इसको स्कीम को नाम दिया स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी थी। आप ये देखिए, यदि केंद्र राज्यों को पैसा नहीं देता, क्योंकि देखिए कोविड का टाइम था, हम पैंडेमिक से जूझ रहे थे, तो हालात बड़े ख़राब थे, तो अगर केंद्र इनको पैसा नहीं देता तो राज्यों को हो सकता वही पैसा किसी से उधार लेना पड़ता, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते, तो उनकी राजस्व की हालत और ख़राब होती। तो ये जो केंद्र ने एक अच्छा रवैया दिखाया, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण दिया, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें भी किसी मेंस के आंसर में लिखने में काफ़ी सहयोग कर सकती है। और ये भी एक मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैसे मानते हैं कि जो हमारी राजकोषीय नीति है वो केंद्र और राज्यों को एक दूसरे के समय भी लेके आती है। नेक्स्ट, इसी के अंदर ये भी देखा गया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ये परमिशन दे दी कि यदि आप कोई उधार पैसा लेना चाहते हो तो हम उसके अंदर जो आपकी लिमिट है उसको बढ़ा देते हैं। और सरकार ने लिमिट को कितना बढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं, 5% आपका जो राज्य का जीडीपी है 2021 के आधार पे, 4% आपके राज्य की जीडीपी का 2022 के आधार पे, और 3.5% आपकी राज्य की जीडीपी की 2023 के आधार पे। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 इसके आधार पर 5%, 4% या 3.5% जो भी आपका होता है उसके आधार पे आप एडिशनल पैसा बोरो कर सकते हो। परंतु कंडीशन क्या थी केंद्र की, मैं आपको पैसा बोरो करने के लिए हेल्प करूंगा। भाई आपकी लिमिट बढ़ा दी केंद्र ने कि आप पैसा एडिशनल बोरो कर सकते हो, परंतु केंद्र का क्या कहना था, आपको इसके साथ ही रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। और कैसे रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, नंबर एक बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिफॉर्म था कि आपको व्यापार करने में जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनको सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आप 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो स्कीम थी उसको लागू करोगे।
देखिए, सरकार के पास यही तरीके होते हैं जिससे वो अपनी स्कीम्स को लागू करवा सकती है। हालांकि ये पूरे जनहित में होती है, परंतु ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। सरकार एक हाथ से उनको एक बेनिफिट दे रही है और दूसरे हाथ से ये भी कह रही है कि आप हमारे ये कुछ प्रोग्राम से इनको लॉन्च करो, जिससे क्या होगा, एक अच्छी नीति निर्धारण बनेगी और लोगों का जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है वो पूर्ण हो सकती है। तो देखिए, वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम थी वो लगभग 17 राज्यों के अंदर इसका लागू हुई थी और 20 राज्यों के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस थी, वो लागू हुए थे। तो ये इन्हीं कारणों से हुए हैं। ये कुछ फिजिकल जो हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध थे उसको दिखाते हैं। अब देखिए, इसके अलावा मैंने एक मेंस के आधार पे सवाल बनाया है और ये तीसरा सवाल होगा मेंस के आधार पे। पहले तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूँ और मेरा ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है, जीएसटी को लागू किए 5 साल हो गए, तो जीएसटी का इम्पैक्ट राज्यों के ऊपर किस प्रकार पड़ा। देखो, आप केंद्र के बारे में जानते हैं कि उसको हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हो रहा, तो केंद्र को तो फायदा हुआ, परंतु आप राज्यों के हिसाब सोचे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एज वी हैड सिंस कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ जीएसटी। तो राज्यों को 5 साल हो गए, जीएसटी के अंदर जो उनके खुद के रिसोर्सेज थे राज्य के, जो उनका खुद का टैक्स कलेक्शन है, उससे उनकी पोजीशन किस प्रकार है, क्या उनमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यदि वो जीएसटी में नहीं आते तो फ़ायदे में रहते या जीएसटी में आए तो फ़ायदे में। इसके ऊपर एक डिस्कशन का टॉपिक है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो मैंने ये मेंस के 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हैं और आगे भी दूंगा, देखिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप मेरी प्लीज़ इस सलाह को माने। देखिए, हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं, साल में एक बार आता है, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर इसके बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप सोचते हैं कि राज्य का एग्ज़ाम है, केंद्र के इकोनॉमिक सर्वे को लेना, बहुत बड़ी गलतफहमी है। राज्य और केंद्र के संबंध हमारे हर सिलेबस में लिखे हैं। आप इकोनॉमी का सिलेबस उठाइए केंद्र का, या फिर हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में होता है, या फिर आप कोई भी और उठाइए, आपको क्लियर वही सेंटेंस मिलेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बजाय आप फोटोग्राफ्स भेजें। मैं नीचे लिंक दे देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उससे भेजिए, मैं उसको ज़रूर चेक करूँगा और आपको मुझे अच्छा भी लगेगा कि यदि किसी ने पढ़ा है, उसने क्या आंसर लिखा है। और देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सुझाव दिए गए वो तो मैंने कवर किए। आप अपने खुद के इनोवेटिव माइंड से भी सोच सकते हैं कि ये भी एक अच्छा सुधार था जो जीएसटी लागू होने से हुआ या नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को करें, इससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। और बिलीव मी, यही चीज़ें होती है जो आपको एक फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में आगे लेके जाती है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि देखिए, ये हमारी 11.1% की ग्रोथ हुई है राज्यों को, यदि हम जीएसटी लागू नहीं करते तो उनकी लगभग सालाना ग्रोथ 11.1% आती, और केंद्र की ग्रोथ कितनी हुई, 11.5% के आधार पर हुई। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, 14% का हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको सालाना 14% की ग्रोथ के हिसाब से आपको कंपेंसेट करेंगे, तो राज्यों को तो इसमें बेनिफिट ही हुआ है, एक चीज़। दूसरा, आपस में इंटीग्रेशन होने से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो हमारा माल भाड़े का खर्चा आता था उसमें गिरावट आई है। तीसरा, बाहर की कंपनियां जीएसटी के लागू होने से कंपनीज का उनका खुद का टर्नओवर बढ़ा है, जिससे उनको और अच्छे प्रोजेक्ट करने के लिए भी चांसेस मिले हैं। तो इससे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियां जाके अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। तो यही बेनिफिट राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जैसे हमारा सोलर इंडस्ट्री के अंदर, विंड इंडस्ट्री के अंदर, या जो हमारा कोल के एक्सट्रैक्शन के अंदर या माइनिंग में जिस तरह से लोगों ने निवेश किया है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये सारी चीज़ें जीएसटी को लागू करने के बाद हुआ। उससे बड़ा चीज़ आप सीधा अपने आंसर में लिख सकते हैं कि यदि जीएसटी लागू नहीं होता और कोविड जैसी समस्याएं आती, तो आप बताइए क्या राज्य इस स्थिति में भी 14% के हिसाब से अपनी ग्रोथ को मेंटेन रख पाते? कभी भी नहीं रख पाते। उनको जो राजस्व का घाटा हुआ है जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार ने की, कि राज्य कैसे कर सकते, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा कोविड जैसे हालात ने राज्यों को ये सोचने के लिए भी मजबूर किया, ये तो अच्छा हुआ कि जीएसटी का था इसलिए हमें हमारी ग्रोथ मिल गई। इसके अलावा राज्यों ने अपने सुधार भी किए हैं कुछ पॉलिसी मेकिंग में, जिससे क्या हुआ है कि राज्य खुद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या सुधार किए, उसके अंदर आप तो मेन ये देखिए कि जो प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी के टैक्सेस को बढ़ाया है रजिस्ट्रेशन के, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। उन्होंने ज़मीनों को लीज पे देना प्रारंभ किया है, लंबे समय पर लीज पे देके, ताकि क्या हो, उसको उनको एक राजस्व प्राप्त हो जिससे वो राज्य के लिए वेलफेयर के लिए कार्य कर सके। अब हम इसके बाद चैप्टर 4 को लेंगे। चैप्टर 4 क्या बोलता है, मॉनेटरी मैनेजमेंट। देखिए, मॉनेटरी मैनेजमेंट रोल किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है इसके अंदर।
फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में किसका रोल होता है, आप ये देखिए। एक तो हम सेंसेक्स की बात करेंगे, इसके अंदर हमारा शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, आरबीआई कैसे काम कर रहा है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब जो हमारे एनपीए हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं, उन बैंक्स में एनपीए के अंदर किस तरह से गिरावट हुई है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे जो हमारे खुद के इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उनका क्या रोल रहा है। तो ये हम मॉनेटरी मैनेजमेंट में ये चीज़ों को कवर करेंगे। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट में आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आरबीआई ने, आपको पता है कि जब फेडरल ने अपनी वहाँ पे अमेरिका के अंदर अपनी पॉलिसी रेट्स उन्होंने बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई, तो आरबीआई नहीं बढ़ाई, आरबीआई ने लगभग 225 बेसिस पॉइंट बढ़ाई। देखिए, जो हम 1% की बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दे रखा है, तो वो जो 1% होता है वो 100 बेसिस पॉइंट्स के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखिए, तो सरकार ने 2.25% की बढ़ोतरी की थी, जिसको आप ये देखें 225 बेसिस पॉइंट की आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट के अंदर बढ़ोतरी की, जिससे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन में कमी करने में हमको बेनिफिट मिला। दूसरा देखिए, आरबीआई ने ये बड़ा प्रेशर किया कि मैं यदि 225 बेसिस पॉइंट की गिरावट कर रहा हूँ तो बैंकों को भी ये बेनिफिट कस्टमर को देना ही है। इसमें पहले ये देखा जाता था कि आरबीआई अपने वहाँ से तो रेपो रेट कम करता था, परंतु उसका इफेक्टिव रूप से कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिलता था। और ऐसा क्यों होता था कि जो बीच में बैंक है, जैसे एसबीआई है, वो अपने यहाँ पे इसको रेट को इतना कम नहीं कर रहा है। तो इसकी भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग आरबीआई ने करी है। तो यही बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है उसमें भी इन्होंने कमी करी। तीसरा, एक समय पर लगभग 10 से 11% एनपीए थे 2014-15 में, आज वो एनपीए लगभग 5% पे आ गए, मतलब 7 साल के सबसे निचले स्तर पे। तो इसमें क्रेडिट किसको जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, और जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है उनको जाएगा। फिर देखिए, जो हमारा नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है, मतलब खाने पीने का जो सामान है उसके अलावा छोड़ करके हमको डबल डिजिट की ग्रोथ मिली है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट के बॉन्ड है, उनकी यील्ड है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, स्टेबल है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो हमारा आम निवेशक है, उनका बड़ा ही इंटरेस्ट बढ़ा है पिछले 2 से 3 सालों में। तो जो इन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने क्या किया है, जो हमारे यहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ थी, कोविड की थी, या फिर आपको देखिए यूरोप का जो क्राइसिस आया, इनसे क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में गिरावट चल रही थी तो इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे सेंसेक्स को, हमारे शेयर मार्केट को सपोर्ट किया। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, मतलब बीच का एक श्रेणी है जिन्होंने हमें योगदान दिया है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसने अपने जो पीयर्स हैं, मतलब जो उसके समकालीन दूसरे राष्ट्र हैं, उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। देखिए, तो यही चीज़ें हैं जो हमारी इंटरमीडिएट की तरह में काम करती है। यदि आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो आप तो इंडिया को देखिए, 3.9%, 2023 में 3.9% की इस कंट्री ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। बाकी आप साउथ कोरिया से लेकर के यूके तक देख लीजिए, किसी कंट्री ने पॉजिटिव में कोई रिटर्न नहीं दिया है। इसका मतलब इंडिया इन सब से, इन मामलों में आगे है। और इसके लिए किसको हम धन्यवाद देते हैं? जो हमारे रिटेल निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। चैप्टर 4 बेसिकली इतनी ही चीज़ों को कवर करता था, इसके आगे इसके अंदर कुछ नहीं था। चैप्टर 5 है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को डील करता है, वो इन्फ्लेशन को डील करता है, जो महंगाई है। और महंगाई की समस्या आपको पता है कि काफ़ी विवाद में रही थी 7-8 महीनों में, और सरकार ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की। सरकार कह रही है कि हमने बड़ी मुश्किल से इसको बैलेंस किया है। अब महंगाई वाली चीज़ों में आपको ये देखना होगा, सरकार ने क्या किया, जो हमारा कोकिंग कोल था उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसमें कमी करी। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल के जो प्राइसेस थे, डीजल के प्राइसेस थे, उनके अंदर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जिससे उस कमी से आम आदमी को राहत मिली। और जो कॉटन की कस्टम ड्यूटी थी उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, और जो गेहूं का एक्सपोर्ट होता था बाहर देशों को, उस पर उन्होंने रोक लगाई, जिससे इसके प्राइस स्टेबल हो गए, और स्टेबल प्राइस के साथ ही आम आदमी को राहत मिली। अब इन्फ्लेशन का डाटा देखें तो इन्फ्लेशन जो है, सीपीआई हमारी देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो लगभग 6.8% हमारा कब तक रहेगा, दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा ये दिखाता है। तो हालांकि ये जो आरबीआई ने टारगेट दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4% का है, और प्लस और माइनस 2%, तो हालांकि उससे तो काफ़ी ऊपर है, क्योंकि उसकी लिमिट बनती है 6% की, और ये 6% से काफ़ी ऊपर है। फिर भी दूसरे देशों के अगर कंपैरिजन करें तो हमारे जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके साथ हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब
छठा चैप्टर बोलता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा इश्यू है, ये एवरग्रीन है, बड़ी गंभीर समस्या है बेरोजगारी की, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार किस तरह से डेवलप कर रही है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो सरकार का ये कहना है कि हमने लोगों के जीवन में सुधार करने की कोशिश की है। तो पीएम श्री स्कूल, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएं, मेरा आपसे निवेदन है। पीएम श्री स्कूल एग्ज़ाम में आने की एक संभावना है, क्योंकि इसको डायरेक्टली मेंशन किया गया था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा आईआईटीज़, आईआईएम, आईआईटी ये सब बढ़ाया है। सरकार का ये भी कहना है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जो पहले प्री पैंडेमिक हमारा जो कोविड की समस्या थी, उसके पहले जो हालात थे उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो शहरों के अंदर रोजगार की समस्या है उसमें थोड़ी सी बेरोजगारी की समस्या में गिरावट हुई है। और सरकार का एक और आंकड़ा पेश करती है, उनका ये कहना है कि जो हमारा ईपीएफओ है, जो हमारा जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन लोग जमा करते हैं, उसके अंदर जितने व्यक्तियों की संख्या है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और सरकार इस आंकड़े का इस्तेमाल करके ये कहती है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें हमने ये भी देखा है कि लोगों को प्राइवेट रोजगार भी मिले हैं। और उसका उनका आंकड़े कहाँ से लाती है, तो वो ईपीएफओ के अंदर जितने लोग इनरोल हो रहे हैं उसको वो यूज़ करती है। तो ईपीएफओ के अंदर अभी लगभग 105 लाख लोग हैं जिनका इनरोलमेंट है। तो इनका सालाना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ये कहीं जॉब करते हैं, तो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से कुछ पैसा इनके प्रोविडेंट फंड में जाता है, जिसके आधार पर सरकार का ये कहना है कि इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और रोज़गार की समस्या के अंदर भी काफ़ी हद तक समाधान हुए। हालांकि रूरल एरिया में अभी भी बहुत बुरे हालात हैं बेरोजगारी के। सरकार का कहना है कि हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने अच्छा किया है। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी जो जन आरोग्य योजना है और जो आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना में लगभग 22 करोड़ लोगों ने अपने आप को इनरोलमेंट किया। इससे हुआ क्या है, जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था, मतलब कहते हैं कि लोगों को हेल्थ के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंड बहुत करना पड़ता था, तो उसका लगभग पहले प्रतिशत 67 से 68% था। आज वो प्रतिशत लगभग 46% के आसपास आ गया। मतलब क्या है, जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत में लोगों के जाने के कारण जो उनका हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है उसमें सरकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, जिससे जो उनकी जेब से जो खर्च होता था आम आदमी से, उसमें एक गिरावट आई है। तो सरकार का कहना है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये भी काम किया है। और आपको पता है कि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, पूरी दुनिया इसके एग्जाम्पल को मानती है कि भारत ने जो प्रोग्राम चलाया उसकी तो होड़ कोई कर ही नहीं सकता। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही। अब किस तरह से गवर्नमेंट ने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया, हमारे अच्छी सेहत को मजबूर किया, तो आप देखिए सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके बाद जो जन आरोग्य योजना है वो, इसके अलावा सरकार का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम श्री स्कूल्स जो सरकार ने खोले हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, या फिर उज्ज्वला स्कीम है, या दीनदयाल उपाध्याय के तहत हमारे जो इनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कौशल योजना चल रही है वो, और जल जीवन मिशन है। इन सारी चीज़ों से सरकार ये कह रही है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको सुधार रहे हैं। देखिए कैसे, हम घर बना के दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, सौभाग्य स्कीम के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर हम लोगों को टैप वाटर दे रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर हम लोगों को रोजगार करने के लिए क्षमता दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना में हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, और पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए उनको एलपीजी कनेक्शन के तौर में दे रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंदर हम एक लोगों में आत्मविश्वास ला रहे हैं कि आप स्वयं अपने हक से काम को मांगें और उसके पैसे लें और अपनी लाइवलीहुड को सुधारें। इसके अलावा आप ये देखिए, जो पीएम श्री स्कूल्स खोलेंगे हैं ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम एक रिवोल्यूशन ला सकें। और इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण हुआ है भारत में, वो तो एक मतलब अपने आप में एक नया इतिहास रच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक प्रयास है। तो ये हमारा चैप्टर 6 था। इसके साथ ही हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरा आपसे दोबारा यही निवेदन है, इन टॉपिक्स को आप आराम से पढ़ें,
यदि आप इसको बाद में दोबारा एक बार रिवाइज करके देखना चाहें तो स्पीड के अंदर वो भी कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ है, जो 4 से 5 मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनको अलग से भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप उन पर एक बार अटैम्प्ट लें, सोचें, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपके विचार आने चाहिए। यदि आपके विचार प्रकट होते हैं तो उनको फिर आपको आंसर लिखते समय भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यदि आपके पास कंटेंट होगा तो वो आंसर्स में आएगा, और अगर आपका कंटेंट आंसर में आएगा तो आपको कोई मार्क्स देने से नहीं, एग्जामिनर को भी क्या चाहिए, उसको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, और जिसके पास अच्छा कंटेंट होगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक ऑथेंटिक डाटा है, जो मैंने कवर किया है, हॉलिस्टिक तरीके से किया है। मैंने खुद ने ये 200 पेज पढ़ने के बाद में मैं आपको एक क्रिस्प नोट दे रहा हूँ, तो आप उसको ना रेफ़र करें, इसको फॉलो करें। आपने काफ़ी अच्छे से इसको समझा होगा। इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो पीछे के जो हमारे 6 टॉपिक्स बच चुके हैं, हमने 1 से 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और जो हमारा 7 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स हैं उसको हम कल कवर करेंगे, और ये हमारे 2 दिन में ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसके बाद मेरा ये प्लान है कि मैं आपको आधे घंटे की क्लास लेकर के आपका बजट का जो है इंडिया का वो भी क्लियर कर दूंगा। इससे होगा क्या, आपका इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और आपका इंडिया का बजट, ये तीनों चीज़ें हमारे राजस्थान के बजट से पहले और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको एक संतुष्टि होगी कि आपने एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव कर लिया है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। सो दैट इज़ इनफ फ्रॉम माई एंड। आई होप यू एन्जॉयड, एंड प्लीज़ जस्ट राइट द आंसर एंड सेंड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। थैंक यू।